तो आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था थंजौर के बारे में। ठीक है, थंजौर का क्या क्या था। थंजौर जगह का नाम क्या है तुम्हारा, तमिलनाडु के एरिया में था। वहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी का जो हाफ ब्रदर था इको जी, उन्होंने जब वहाँ पे विजय प्राप्त किया तो वहाँ पे उनका स्टार्ट हो गया। वहाँ वहीं से स्टार्ट होता है मराठा लोग का रूलर इन दैट एरिया। ठीक है, Tanjore Maratha especially helped create a syncretic culture that was rich and full of innovation. उन लोग का मराठा लोग का सपोर्ट था आर्ट्स के लिए, और उसमें से बहुत सारा रूलर जो बना था सब क्या था तुम्हारा पोएट्स और ड्रामेस्टिक था। ठीक है, ये तुम्हारा पेंटिंग है थंजौर का ट्रेडिशनल थंजौर स्टाइल पेंटिंग फीचरिंग डेलिकेट गोल्ड फॉइल वर्क दैट lends in it is a rich radiance appearance that style flourished under the patronage of the Maratha। अगर कोई पूछता है कि फेमस थंजौर पेंटिंग किसके द्वारा बनाया, किस टाइम पे बनाया गया था, मराठा के द्वारा। ठीक है, मराठा के राज्य के समय पे उसमें फेमस क्या कैसे था, फीचरिंग था डेलिकेटेड गोल्ड फॉइल उसमें लगा हुआ था। ये जो सारा कवर दिख रहा है ना, येलो येलो सारा क्या है, गोल्ड फॉइल है, मतलब पतला सा सीट का उसमें। इसका खासियत ये था। तो थंजौर से ही जो कंट्रीब्यूशन था उसमें एक मराठा का जो रूलर था तुम्हारा, क्या नाम था, सरफुजी टू। सरफुजी टू वाज वेल versed इन मेनी इंडियन लैंग्वेज। वो टेक्निकली क्या बोलते हैं, उनके पास नॉलेज था लैंग्वेज का, इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज को एक से ज़्यादा नॉलेज था। और उन्होंने एक मराठी प्ले का नाम लिखा था देवेंद्र कुरवंजी। ठीक है, वेयर ही डिस्क्राइब वर्ल्ड ज्योग्राफी इन डिटेल एज नॉन एट द टाइम। जहाँ पे उन्होंने मराठी प्ले में वर्ल्ड का ज्योग्राफी की डिटेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, सटीक पैटर्नाइजमेंट, और वो म्यूजिशियन का सपोर्ट करते थे उस समय पे। जो मॉडर्न कैनेटिक था म्यूजिशियन टुप से, उस समय से ही मॉडर्न जो कैनेटिक है वो उस समय स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम मॉडर्न कर्नाटिक music took shape, as did the early stage of the famous classical dance form of भरतनाट्यम भी स्टार्ट हुआ था। इसीलिए भरतनाट्यम तो दिखता है साउथ साइड का, मगर इसका रिलेटेड मराठा से रूलर से भी था। ठीक है, इसी के रीजन से। ये भी तुम्हारा एक मराठी इंस्क्रिप्शन है किसके टेम्पल पे, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल के वॉल पे रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली। अगर पूछेगा कि कौन सा टेम्पल में भोसले फैमिली का डिटेल्स लिखा हुआ था, तो कौन सा टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल। सरफोजी जो रूलर था मराठा रूलर, वो क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ धनवंतरी महल। ठीक है, तो वो इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, मेडिसिन में उनका इंटरेस्ट था, और इस्टेब्लिश द धनवंतरी महल। धनवंतरी महल का इस्टेब्लिश किसने किया था, सरफोजी। तो पुराने टाइम में धनवंतरी को ही एक मेडिसिन के लिए भी नाम जाना जाता था। ठीक है, मेडिसिन में कोई काम करने का जो वेद वगैरह में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी धनवंतरी उसी का नाम दिया जाता था। तो उसमें भी इंटरेस्टेड थे, इसी के लिए इंटरेस्टेड होने के कारण उन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश किया, धनवंतरी महल। धनवंतरी महल का क्या किस लिए फेमस था, सेंटर ऑफ मेडिसिन दैट ऑफर्ड ए फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। तो सरफजी किस में इंटरेस्टेड थे तुम्हारा, उनका सरफजी के बारे में देखो इतना सारा मालूम चल गया, क्योंकि उनको इंडियन और यूरोपियन नॉलेज मालूम था, मैनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। उन्होंने एक मराठी प्ले लिखा था देवेंद्र कुरवंजी। ठीक है, वेयर ही डिस्क्राइब वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्राइब किया था दैट उस टाइम पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी था। उसके बाद सरफजी पैटर्नाइज मैनेज टैलेंटेड, उसी के समय पे कर्नाटिक म्यूजिक का स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, टुक शेप उस अर्ली जो क्लासिक डांस का जो अर्ली स्टेज फॉर्म है तुम्हारा भारतीय नाट्यम, वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर जो है सफरोजी को इंटरेस्टेड था मेडिसिन में, उसके लिए क्या डेवलप किया था, उसके लिए स्टेब्लिश किए थे धन्वंतरी महल। उनका रुचि जो था मेडिसिन में भी था, उसके लिए उसका एक महल उन्होंने बिल्डिंग बनाया जिसका नाम रखा धन्वंतरी महल। ठीक है, जो कि एक क्या बोलते हैं, सेंटर था तुम्हारा मेडिसिन का, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। फ्री ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं उसको, फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए पर्सन को बीमारी वगैरह होता है उसमें। उसमें इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन मतलब ट्रेडिशनल, जैसे तुम्हारा आयुर्वेद। ठीक है, या लोकल नुस्खा वो भी, और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों का मिला करके दिया जाता था। ही आल्सो स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मराठा में कौन सा नेता है जो प्रिंटिंग प्रेस में स्टार्ट किया था, तो वही सरफजी होगा। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इंडिया बाय नेटिव रूलर। तो ये भी एक
मतलब कि इंडियन रूलर में अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस पहले स्टार्ट किया था तो वही सर्वफुजी था। सर्वफुजी किसका है? मराठा रूलर्स। तो इसके बारे में इनके बारे में भी देखो कितना सारा ये है। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली स्क्रैप्ड ऑन द वॉल्स। इन्होंने ही ये जो हिस्ट्री है इसको यहाँ पे लिखवाया था बृहदेश्वर टेम्पल में। ये कहाँ पे? थंजौर में। अब ये भी पूछ सकता है कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? थंजौर में। उसमें जो लिखवाया था किसने लिखवाया था? सर्वफुजी। उसमें क्या लिखा हुआ था? तो भोसले फैमिली का हिस्ट्री लिखा हुआ था। which was the one of the largest single inscription in India record of posterity। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया कहाँ पे लिखा गया था? तो बृहदेश्वर टेम्पल के वॉल में। वो कहाँ पे है? थंजौर। थंजौर अभी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उस वहां पे किस मराठा रूरल के अंदर में लिखा गया था? सरफोजी। ठीक है। अब आता है यहाँ पे द कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ थंजौर वाज मल्टी lingual with the mix of many influences local Tamil culture, the Telugu culture, formal world and the current rural matters। इसीलिए क्या बोला गया वहां पे? एक बोला गया ना सिंक्रेटिक। सिंक्रेटिक जो यहाँ पे बोला गया था इसी का मतलब है। सिंक्रेटिक मतलब सिंक्रेटिक कल्चर मतलब सारे लोग का सिंक कर गया। ऐसा नहीं कि अगर आप हिंदी बोल रहे तो तमिल नहीं बोल पा रहे, तमिल बोल रहे तो हिंदी या तेलुगु नहीं बोल पा रहे, तो वो सारा तीनों का मिला करके जो कल्चरल डेवलप हुआ उसी को वही वहां पे हुआ। ठीक है। मल्टीलिंगुअल विद द मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस। तो अगर कुछ बोला जाएगा कि मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज कहाँ पे डेवलप होता है किस एरिया में? तो तंजौर में। ठीक है। जहाँ पे लोकल तमिल कल्चर, क्योंकि तमिलनाडु का तो वहाँ पे तमिलनाडु तमिल कल्चर हो गया, तेलुगु कल्चर तुम्हारा उससे ऊपर वाला एरिया में हो गया। ठीक है। ऑफ द फॉर्मल रूलर जो उससे पहले रूलर थे और जो करंट रूलर है मराठी, ये तीनों का इंटरेक्शन हुआ ताकि इंटरेक्ट विद ईच अदर फ्रीली। तीनों से मिलकर के तीनों, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तीन लैंग्वेज अलग अलग है। तो जैसे तुम्हारा अभी होता है इन्हीं के राज में तुम्हारा कर्नाटक म्यूजिक जो है, अब जो कर्नाटक म्यूजिक है वो कहाँ पे है तुम्हारा? वो कर्नाटका साइड का है। तो वही तुम्हारा साउथ साइड का सारा मिलजुल के सारा एक बन गया। ठीक है। अब आते तुम्हारा मराठा लेगेसी में। तो यहाँ तक पढ़ लिए थे तेलुगु कल्चर, सारा तीनों कल्चर मिला करके लोकल तमिल कल्चर, तेलुगु कल्चर और फॉर्मल फॉर्मल जो फॉर्मल रूरल था और करंट रूलर क्या है? मराठी रूलर्स। ये तीनों का मिला करके जो बना वही तुम्हारा क्या बोलते हैं? ये तीनों का मिला के और तीनों इंटरेक्टेड हुआ एक दूसरे के साथ फ्रीली। कभी कोई ये नहीं हुआ। हाँ। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मराठा लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या होता है? विरासत। मतलब लेगेसी मतलब जो तुम्हारे पीछे छोड़ के चला गया, वो जो चला आ रहा है वही चीज। तो मराठा लेगेसी, मराठा रूल्स चेंज मुगल डोमिनेंस एंड इस। तो मराठा लोग क्या छोड़ के गया? ठीक है। क्या इम्पैक्ट पर छोड़ के गया? तो सबसे पहला क्या था? मराठा रूल चैलेंज्ड मुगल डोमिनेंस। मराठा रूल चैलेंज किया था मुगल डोमिनेंस को। क्योंकि पता है तुमको मुगल लोग का सबसे मजबूत अगर ओपोजिशन कोई था तो मराठा था। जैसे औरंगजेब के लिए। ठीक है। औरंगजेब को जो सबसे क्या बोलते हैं सबसे सख्त शासन बोला जाता है मुगल में औरंगजेब का, उसका अपोजिशन कौन था? राइवलरी कौन था? मराठा था। तो सबसे पहले चैलेंज किया मुगल डोमिनेंस डोमिनेंस को। उसके बाद एंड एस्टेब्लिश द लार्जेस्ट इंडिया एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स। तो मराठा लोग जो विशाल साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? मराठा लोग। किसके पहले? तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको? ब्रिटिश टुक ओवर किया उसके पहले। ठीक है। पहला काम जो विरासत में मतलब उन लोगों का जो बड़ा बड़ा काम था, सबसे पहला काम था जो मुगल डोमिनेंस था उसको चैलेंज करना। ठीक है। चैलेंज भी किया, हराया भी, बहुत जगह हारा भी। ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जब अंग्रेजों के द्वारा जब इस इंडिया पे जब कब्जा होने से पहले सबसे बड़ा साम्राज्य किसी का था? तो मराठा लोग का था। ठीक है। क्योंकि मराठा लोग क्या करता था, नॉर्थ साइड भी, साउथ साइड भी, वेस्ट साइड भी और लगभग ईस्ट साइड भी, सारी जगह कब्जा था। मुगल लोगों को क्या था, कहीं कहीं बीच बीच में कहीं कहीं था। और कुछ था भी तो वो सिर्फ मराठा के अंडर था। अगर उन लोग का साम्राज्य था भी तो मराठा के अंडर ही चल रहा था। ठीक है। उस समय कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया। सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग कहाँ पे था? सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में। और मराठा में तो महाराष्ट्र में तो था ही। दे सेट अप ए न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आल्सो रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशन। जो मराठा में क्या हुआ, एक अलग टाइप का गवर्निंग मतलब शासन करने का तरीका स्टार्ट इस्टेब्लिश किया
एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कुशल प्रशासन में, ठीक है। रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशन, जो भी लोकल हिंदू ट्रेडिशन है उसको रिवाइव किया विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू को आगे बढ़ाया तो दूसरे उसको दबा दिया, जैसे मुगल लोग का क्या किया, सिर्फ अपना जो धर्म था उसको आगे बढ़ाया, दूसरा को दबाते लगे, तो वैसा भी नहीं किया। Their brave fight against oppressive rule foreign power was driven by the feudally स्वराज्य, जो उनके द्वारा जो भी विदेशी ताकत से लड़ना हो या दमनकारी शासन से लड़ना हो, ठीक है, जो उसकी जितना भी लड़ाई हुआ सब किसके किसके नाम पे किसके अंडर हुआ, स्वराज्य के कारण, स्वराज्य के नाम के अंडर, ठीक है। जितना भी लड़ाई हुआ सारा स्वराज्य की, क्योंकि वो स्वराज्य लेना है। लेटर इट इंस्पायर्ड many इंडियन टू बिलीव they could govern themselves, planting their early seeds for the Indian freedom movement। तो जो अभी हम लोग इसके बारे में 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, एक तो तुम्हारा 76 साल और दूसरा तुम्हारा कौन-सा था? ठीक है? अब कुछ पढ़ लेते हैं, पहले अब ये खत्म होने वाला है, इसको कुछ पढ़ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड द मराठा किंगडम इन 17th सेंचुरी, ठीक है? इट्स डिकेड लॉन्ग रेजिस्टेंस टू मुगल पावर, ये बहुत लंबा समय लगा रेजिस्टेंस करने में मुगल पावर का, एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम दिस, जितना लड़ाई लड़े उतना उसमें से एक्सपीरियंस लिए। हेल्प्ड इन इट्स पैन इंडिया एक्सपेंशन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में पूरा पैन इंडिया में एक्सपेंशन, अपना मराठा जो पावर था मराठा किंगडम उसका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, 18th सेंचुरी में। ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम द मराठा मोर देन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मराठा जो लास्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, जो थर्ड वार हुआ था जिसमें हार गए थे, ठीक है, उसमें उसके बाद सबसे ज्यादा कैप्चर अगर ब्रिटिश कहीं से किया है तो मराठा से किया था, और भी पावर से, ठीक है। फोर्ट्स वेयर द कोर ऑफ मराठा स्टार्ट, फोर्ट्स का क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फोर्ट्स कोर है। इससे क्या होता था, मराठा कंट्रोल हंड्रेड्स ऑफ फोर्ट्स, दस स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन, मतलब पूरा बड़ा सा एरिया, उसमें जहाँ जहाँ फोर्ट जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, मान लो यहाँ पे एक फोर्ट बनाया, इसके आसपास के एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए। Their formidable navy resisted European naval supremacy for quite some time despite lack of access to the latest technologies। जो शिवाजी महाराज की तरफ से जो मराठा की तरफ से जो नेवी क्रिएट किया गया था, उससे क्या हुआ, यूरोपियन नेवी को सुप्रीमेसी, जो इंडिया में सबसे पहले यूरोपियन लोग का नेवी का सुप्रीमेसी था, सबसे ज्यादा राज वही लोग करता था, ठीक है। तीसरे उसको भी रेसिस्ट किया, कौन किया, नेवी के द्वारा। मराठा इंस्पायर्ड न्यू कल्चरल कॉन्फिडेंस अमंग इंडिया इन वेरियस रीजन, दस कंट्रीब्यूटेड टू कल्चर, देखा कि मराठा लोग से इंस्पायर हो गया बहुत सारा न्यू कल्चर कॉन्फिडेंस अमंग अस इंडिया इन वेरियस रीजन, बहुत सारा राज्य क्या बोलते हो, जो मराठा मराठा लोग जैसा कि अपने आप को कंट्रोल किया, अपना एक्सपैंड किया, तो बहुत सारा जो छोटा छोटा था उन लोग में भी अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी अब लड़ सकते हैं, हम भी अपना रिलीजन को सुरक्षित कर सकते हैं, अच्छे से उसको चला सकते हैं, और कल्चर को रिवाइवल या इनोवेशन कर सकते हैं, उसमें नया चीज़ ला सकते हैं, या फिर उसको जो पुराना पहले अगर रुक गया है, बंद हो गया है, या किसी ने नष्ट कर दिया तो उसको हम लोग ज़िंदा कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक ट्रॉली क्विक रिवीजन।